स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। बच्चों, हम आपको क्लास 10th की फिर से शुरू से स्टार्टिंग से अच्छे से तैयारी करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बच्चों से पूछा था, बच्चे आप कैसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जिनके आने के, वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो हमने आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरीके से करके सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर कैटेगरी बनाई है और उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो पीडीएफ है, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाना है। हमने सभी पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर जितने भी लिंक देख रहे हैं उस पीडीएफ में, आप उस पीडीएफ में जब डाउनलोड करेंगे, आप इन इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं @OEC247 पे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं और इनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और आपको रिवीजन करने में आसानी हो इसलिए हमने यहाँ पर आंसर भी आपको दे दिया गया है। फटाफट में रिवीजन करेंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वेयर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी। जब कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा। तो जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। साथ में जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं तो CuSO4 इंटू यहाँ पर आप 5H2O देख सकते हैं। तो 5 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अटैच्ड हो जाते हैं और ये इसको पूरा ब्लू कलर देते हैं। तो कॉपर सल्फेट जहाँ भी आपको दिखे तो आपको याद कर लेना है कि ये ब्लू कलर देता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बदनाम क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस देन व्हाट विल हैपन इन टेस्ट ट्यूब। तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी, आपको सॉल्यूशन जानने से पहले आपको एक बार ऑप्शन देख लेना है। आपको आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है बट चलिए कोई बात नहीं, हमारा उससे रिवीजन भी फटाफट होगा। ये यहाँ पे HCl है, जिंक रिएक्ट करने जा रहा है हमारा HCl से, तो डाइल्यूट HCl से, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर वाटर लिखा गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी और यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लगेंगे। तो यानी जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। पंजेंट गैस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का स्मेल पंजेंट नहीं होता है। और यहाँ पे कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम येलो, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है। नो चेंज टेक प्लेस, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो चेंजेस तो यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है 1 मार्क्स क्वेश्चन के क्वेश्चन है PbS रिएक्ट विथ ओजोन टू फॉर्म PbSO4 एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे लेड सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है, यानी PbS इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ओजोन और ये बना रहा है आपका PbSO4। ओके, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना, इसमें पूछा गया है एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS आर। मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बैलेंस जब करने जाते हैं, पहले देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हम हमेशा चेंज करते हैं हम ऑड नंबर वाले को पहले, क्योंकि ऑड नंबर वाला टेबल में इवन हो जाता है बट इवन नंबर वाला कभी भी अपने टेबल में ऑड नहीं होता है, तो हमको ऑड को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन की जो नंबर है बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल कितना होगा, 4 3 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 4 12। तो इस तरीके से 12 है। बट यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला पोर्सन बैलेंस नहीं हुआ, तो इसको भी हम कर लेंगे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो अब पूरी इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। 3 सल्फर भी हो गया, 3 सल्फर यहाँ भी, 3 लेड के जो एटम एलिमेंट एटम हो गए, यहाँ पे 3 आपके लेड के फिर से इधर भी रिएक्टेंट साइड में भी हो गए, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ी, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन्स की ओजोन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है केमिकली रस्टिस। जो रस्ट होता है वो केमिकली कैसा होता है, तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, मैं आपको बता देता हूँ पहले फेरस ऑक्साइड का फार्मूला। फेरस ऑक्साइड होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe3O4। तो आपने रस्ट का फार्मूला जब भी देखा होता होगा तो उसमें आपने Fe3O4 देखा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन इसके साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, यानी Fe2O3 इंटू XH2O हो गया, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। और अगर हम यहाँ पे Fe3O4
इंटू X लिख दिए, जो कि एक्चुअली रस्ट का फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। रस्ट आपके सिलेबस में है तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता है तो आपको अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। इसमें से कोई एक गलत भी होगा, इसलिए वो वाला नहीं होगा। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता है, गोल्ड के बाद कम रिएक्टिव सिल्वर होता है। कॉपर जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सिल्वर की इतनी क्षमता नहीं है कि कॉपर को रिप्लेस कर दे, बट रिएक्शन में ऐसा दिखाया गया कि कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि आयरन क्या कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। डेफिनेटली आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये भी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। और मैग्नीशियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस तो रिबलेट करेगा ही, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। तो इसको भी आपको देखना है, ये पॉसिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर होता है ऊपर आता है, जो सिल्वर होता है नीचे आता है, उससे भी नीचे आपका गोल्ड आता है। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये पोर्शन अच्छा लग रहा हो और आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे आपको हम दूसरे वीडियोस भी बना के लाएं। इन सबको करने में बहुत मेहनत लगती है और आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ पढ़ना होता है और लाइक करने होते हैं, कुछ छोटे प्यारे प्यारे कमेंट करने होते हैं, जिससे टीचर से आपका जो लगाव है वो बना रहता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर कौन सा जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर जिंक से भी कम रिएक्टिव, सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, जिंक, आयरन और निकेल इन सब से कम रिएक्टिव होता है, बट सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सिल्वर हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बाकी सबसे कॉपर क्या होता है, कम होता है। जिंक और आयरन और निकेल इन सब से छोटा कौन होता है, कॉपर। कॉपर इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड एनोड हैज़, तो एनोड पर किस प्रकार का चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम करते हैं तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए मैं याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। एनोड जब आप बोलते हैं, एनोड में एक शब्द छुपा होता है एड, और एड का मतलब साइन क्या होता है, प्लस। और कैथोड आप जब बोलते हैं तो कैथोड में आपका यहाँ पे कट या सी फॉर कट आप याद कर सकते हैं, सी फॉर कट। तो यहाँ पर कट साइन यानी कट मतलब सब्सट्रैक्शन का साइन, तो यहाँ पे माइनस आ सकता है। तो आप किसी एक को याद कर लें, आप चाहे दोनों याद कर लें, दोनों आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। और ए पे एड और सी से ए से एड हो गया और सी से कट हो गया यानी माइनस हो गया, आप इस तरीके से भी इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगला रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ H2 + Cl2 गिविंग 2 HCl रिप्रेजेंट, तो दिस इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर दो एलिमेंट मिलकर आपस में आपको एक सिंगल एलिमेंट दे रहे हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके फटाफट रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स आगे देखिए कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमसे हमेशा जुड़ भी सकते हैं और आपको ये चीज़ अवेलेबल होती रहेंगी। बस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन PbO इज रिएक्टिंग विद कार्बन एंड इट इज गिविंग लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज गिवन समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए इसका ऑक्सीजन छूट गया, ऑक्सीजन का छूटना रिडक्शन कहलाता है, यानी PbO क्या हो गया, PbO एक्चुअली रिड्यूस हो गया है, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है। और जो रिड्यूस होता है यानी खुद को जो त्याग करता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो रिड्यूस हुआ है PbO और ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन। बट रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन था C, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एजेंट कौन है PbO। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में क्या किया दिया, PbO इज ऑक्सीडाइज्ड, कहाँ से बेचारा, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, इसका ऑक्सीजन लेके कोई दूसरा भाग गया। C एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहाँ से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता तो ये PbO ऑक्सीडाइज नहीं हुआ रहता, तो ये भी ऑप्शन है आपके यहाँ पे सही नहीं है। C एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये जरूर सही है क्योंकि ये भगा रहा है, ठीक है।
अगर ये PbO है और O यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर Pb की Bb है तो उसको लेके C यहाँ से भाग गया और Pb बेचारा अकेला पड़ गया। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसके फैमिली को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो C एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्यों रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि हम बात करें तो जो कार्बन है, अगर हम यहाँ पर लेड ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे नॉट लिखा है, जबकि ये रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Pb का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, या फिर ये बोले कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन, यही तो होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, अगर मुझसे गलती हुई तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, मैं फिर से रिवाइड कर रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे एक में रिडक्शन हो रहा है और एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर दोनों हो रहे हैं तो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। बट इसने क्या लिख दिया, नॉट ना लिखता तो ये भी सही हो जाता, बट इसने नॉट के चक्कर में ये गलत भी ऑप्शन हो गया। तो सही ऑप्शन होगा आपका C। ठीक है, बहुत छोटी रिएक्शन बट इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरे को रिड्यूस कर रही है। जो काम यहाँ पे कार्बन कर रहा था, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरे को रिड्यूस कर रहा था, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर खुद तो मजे ले रहा है और यहाँ पे दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैंने बताया था इसने इसकी फैमिली को रिड्यूस कर दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, तो विच गैस विल इवॉल्व, तो किस प्रकार की गैस इवॉल्व होगी। तभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो यहाँ पे ZnCl2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना तो आप समझ जाइए कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। मेटल इज रिएक्टिंग विथ एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं, आप किसी गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल पानी में भी आप शक्कर डालते हैं तो एकदम शरबत जो होता है ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब मतलब करता है, वो ठंडा उसका जो टेम्परेचर होता है डाउन होता है, उसके वाटर की जो गर्मी होती है, वाटर की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शुगर डिजॉल्व होने में। और ये किस प्रकार का चेंज का एग्जाम्पल है। एक्चुअली इसमें जब शक्कर हम उसमें घोलते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, और जब भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता मतलब तो उस कंडीशन को, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जो वाटर है आप उसको इवापोरेट करवा दें तो आपको फिर से अगेन आपको शुगर वापस मिल जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज, वी नो देम एज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट कौन से प्रोसेस में इवॉल्व होती है। तो हीट जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इवॉल्व होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इवॉल्व होती है, क्यों, क्योंकि जितने कॉम्बिनेशन और कंबसन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने गलत निकल गया हमारे मुँह से, और कंबसन रिएक्शन क्यों, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमारा यहाँ पर हीट यहाँ पे रिलीज होती है कंबसन में। आप जब लकड़ी कोल किसी भी चीज़ को आप बर्न करते हैं तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। और एक और चीज़ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन नहीं है बट यूनिवर्सली सही ऑप्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा यानी मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। बट अगर आपको ऑप्शन में कंबसन रिएक्शन भी है तो आप यहाँ पे कंबसन रिएक्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और कंबसन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो इसको हम कैटेगराइज जब करेंगे हीट रिलीज के केस में, एक्सोथर्मिक केस में, तो कंबसन रिएक्शन को ही सही ऑप्शन मानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली जितनी होती है उसमें जो बॉन्ड होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ऑप्शन तो ये भी था, अगर कंबसन रिएक्शन नहीं होता, इसकी जगह पर कोई और ऑप्शन होता तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा।
तो यहाँ पे पहले में देखिए इधर एक आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है, यहाँ पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। बाकी के देखते हैं, Mg यहाँ पे एक है, यहाँ सिंगल है, SO4 यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे SO4 सिंगल है, और एक्चुअली यहाँ पे Cu लिखा है, यहाँ भी Cu ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब सही है। अब ये भी रिएक्शन यहाँ पे यहाँ पर सेम है, यानी क्योंकि जो रिएक्टेंट में वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन निकलेगा कहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर होगा, और ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। और NaOH प्लस HCl की बात करें तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में H2O यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो ये भी रिएक्शन यहाँ पे सही है। जिंक सल्फाइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड ये भी बैलेंस है, आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन तो आप यूनिवर्सली जानते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो ये भी यहाँ पर बैलेंस्ड है बोथ साइड। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका बैलेंस नहीं है। आई होप कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिप्रेजेंट्स आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है जब पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक्वस सॉल्यूशन किस प्रकार का यहाँ पर रिएक्टर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पोटेशियम के साथ नाइट्रेट चला जाता है और लेड के साथ आपका आयोडीन यहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट में, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। आपकी बुक में भी ये रिएक्शन दी गई है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना है कि HCl इज गोइंग टू रिएक्ट विथ आयरन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आपका FeCl2 यहाँ पर आयरन क्लोराइड यहाँ पर बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगेन मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड आयरन क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पे, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, 2 या मल्टीपल में भी ब्रेक हो सकता है। और AD रिएक्टिंग विद CD एंड इट इज फॉर्मिंग AD अगेन, और यहाँ पे CD थोड़ा सा इसने लिखा गलत तरीके से है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था AB, ओके, AB इज रिएक्टिंग विथ CD। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, AB रिएक्ट कर रहा है CD के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, A इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा AD, और यहाँ पे जब कांटेक्ट में करेगा तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली एक कैटायन होता है, ए एनायन होता है, एक कैटायन होता है, एनायन होता है, तो प्लस माइनस के साथ प्लस हमेशा पहले लिखा जाता है, इसलिए हमने A और D लिखा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम C को पहले लिखेंगे और B को हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे, A प्लस होगा और A माइनस होगा, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखेंगे। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो गया, दिस इज द काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक दूसरे को इस पे आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के स्केलेटन इक्वेशन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। यहाँ पे लिखा है, व्हाई डज नॉट सिल्वर इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट, यहाँ पे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम जब सिल्वर को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होता। यहाँ पर भी तो मेटल और रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो यहाँ पर इसलिए नहीं इवॉल्व होता क्योंकि जो सिल्वर की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा कम होती है। हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, यानी सिल्वर उतना पावरफुल नहीं होता, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं होता, इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। ऐसी चीज़ आपको आंसर में लिखना है। सिल्वर डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिव इन डाइल्यूट H2SO4 एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू डायमंड एंड ग्रेफाइट द 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इवॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबशन। यानी जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है, जब दोनों को हम बर्न करते हैं तो दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं, बट जो हीट इवॉल्व होती है दोनों में अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि कारण है डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन से फॉर्म होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल
यहाँ पर कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है, और साथ में जो बगल बगल की जो लेयर होती हैं, अगल बगल की जो लेयर होती हैं वो यहाँ पर वीक बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ी होती हैं और वो स्लाइड कर सकती हैं। यानी जो कार्बन एटम होता है ग्रेफाइट में वो थोड़ा फ्री होता है, इसलिए डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस में अभी तक है। अब जो हम जितना सब्सटेंस जानते हैं उसमें हार्डेस्ट है, और यहाँ पे ग्रेफाइट क्या करता है, स्लाइड करता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बट दे डू नॉट इवॉल्व सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑन कम्बसन। ये जब इनको गर्म करते हैं तो दोनों सेम अमाउंट हीट रिलीज नहीं करते हैं कम्बसन पर, बिकॉज दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स एंड आल्सो देयर शेप्स वन डिफरेंट, यानी उनका शेप भी डिफरेंट होता है। मैंने शेप के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इस वजह से ग्रेफाइट ज़्यादा हीट रिलीज करता है, डायमंड कम रिलीज करता है, क्योंकि ये इसके जो कार्बन एटम होते हैं वो रिलेटिवली फ्री होते हैं, आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल होता है किसी भी रिएक्शन में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल होता है किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करना, या तो फिर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई द ऑक्सीजन इन रिएक्शन एंड इट रिमूव्स द हाइड्रोजन। दोनों प्रोसेस कर सकता है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करे या तो ऑक्सीजन को सप्लाई करे। हालांकि ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए ही सही है, क्लास 11th के बच्चे के लिए ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, बड़े होंगे आप तो आपको थोड़ी सी और डीप इसका नॉलेज आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। जब क्विक लाइम ऐड करते हैं हम वाटर को तो क्या होता है। ये तो सबसे मोस्ट स्टार पॉइंट क्वेश्चन है आपका। अभी हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है आपको इसके आंसर बताऊं, बट एक बात याद रखिएगा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने हैं और इनसे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा या बाहर से आने की संभावना नहीं है। और आप बिल्कुल भरोसा रखिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। अगर एक ही वीडियो में हमारा पूरा पोर्शन नहीं कंप्लीट होता है तो हम इसका दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं, बाय पार्ट हम इसको अवेलेबल करवा सकते हैं आपको, बट आपको बने रहना है, आपको मिलेगा सारा मटेरियल यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। यानी क्विक लाइम किसको बोलते हैं, क्विक लाइम हम बोलते हैं CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं। जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनता है और यहाँ पे हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और साथ में बुलबुले भी आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, इसलिए जब भी आप कोई चूना फुलाता है, आप देखा होगा अपने पानी में जब डालते हैं हम चूने को तो किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है एंड लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व CaO प्लस H2O क्विक लाइम एंड इट इज फॉर्मिंग CH का होल ट्वाइस प्लस हीट स्लैग्ड लाइम। और इसी को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और इसका कलर कैसा होता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ए कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो रिलीजेस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ, और ये एक प्रकार का ये भी तरीका है यहाँ पे ये जानने का। अभी आपका जो सैंपल पेपर है CBSE का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ यू विल नो दैट कार्बन जो भी है कार्बन वो 4 बॉन्ड बनाता है, मिनिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये बेस्ट रिएक्शन है मेथेन की बर्निंग, और आप इससे शो कर सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो ये प्रोसेस है बताने का कि इस तरीके से होता है। आपको जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे उसके टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर फूड पार्टिकल्स प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्युमिनियम फॉइल। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एल्युमिनियम फॉइल में क्यों पैक करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की एक खास बात होती है कि वो खुद एक एल्युमिनियम है अपने, अगर एल्युमिनियम की कई सारी लेयर्स होती हैं अगर हम मान लें तो बाहर वाली लेयर को क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, Al2O3 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फर्दर इसको डीके होने से बचाती है, यानी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए आप जितने भी केबल वगैरह देखते हैं बाहर वो सभी किसके होते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रिक केबल देखते हैं, हाई टेंशन वायर वगैरह देखते हैं जितने, उन समय एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो यहाँ पर इसको अपने आप को सेव कर लेता है, इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा लेता है। पोल वगैरह भी आपको दिख जाएंगे एल्युमिनियम की, और साथ में अगर एल्युमिनियम का नहीं है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होंगे, यानी आयरन होगा तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगी होगी। जिंक की कोटिंग लगने से क्या हो जाता है, वो
उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है कोरोजन से बचाने के लिए। तो जो हम खाना खाते हैं उसको गोल्ड फाइल में, एल्यूमिनियम फाइल में इसलिए रखा जाता है कि एल्यूमिनियम फाइल अपने आप को सेफ रख लेती है और खाने को यहाँ पर जो डीके होने से यानी खाने को खराब होने से बचा लेती है। Aluminum foil do not corrode in atmosphere even if kept for a long time because a protective coating of aluminum oxide Al2O3 is formed on the surface of foil and stops any further reaction of the metal with air, water. Thus food particles do not get spoiled. आपको थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको इन पर बहुत ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर व्हेन CO2 गैस इज बबल्ड इज पास थ्रू इन एक्सेस। एक्सेस में हम अगर पास करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaH का होल ट्वाइज है, जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये फॉर्म होता है और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर एक्सेस और भी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें डालते हैं, ये तो हो गया लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई, एक्सेस में सप्लाई करते हैं तो यही CaCO3 जो है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। तो व्हेन CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू द लाइम वाटर इन एक्सेस देन इनिशियली इट बिकम मिल्की बट देन इट बिकम मिल्कीनेस क्या होता है उसका डिसअपियर हो जाता है। तो आपके NCERT बुक में भी रिएक्शन दी गई है, आपको उसको ध्यान में रखना है कि जब हम एक्सेस लाइम मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं यहाँ पे फर्दर CO2 अगर हम सप्लाई करते हैं तो दिस कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट, जो कि बाइकार्बोनेट्स आर ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे, तो आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसमें आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फिर से वही प्रोसेस है, हमने ऊपर देखा है, बट यहाँ पे पहला वाला तो कॉम्बिनेशन है, दूसरे वाले की बात करें तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज ए ज़्यादा रिएक्टिव है, बी कम रिएक्टिव है, तो इसने यहाँ बी को रिप्लेस करके AC बना लिया, साथ में बी यहाँ पे इवॉल्व हो गया, अब बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट अ केमिकल चेंज बी नॉर्मली रिवर्स। जनरली बहुत सारे जो भी केमिकल रिएक्शन नॉर्मली रिवर्स क्यों नहीं होते, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती इस वजह से है क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि पहले वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होता है और दुनिया हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना चाहती है, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहती है। और जो प्रोडक्ट होता है उसका एनर्जी स्टेट जो होता है वो रिएक्टेंट से थोड़ा सा कम ही होता है, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक बिकॉज प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसने तो बहुत छोटा रीजन दिया, मैंने जो बाकी रीजन दिए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक आध लाइन आपको अगले से ऐड करके लिखना पड़ सकता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया कि ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। और अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए CuO हो रहा है यानी इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, जिंक को ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज जिंक ऑक्साइड एंड द कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आंसर नहीं होगा, जिंक एक्चुअली ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सब्सटेंस यहाँ पे जिंक आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम रिएक्टेंट में बताते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से तो गया तब तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन जो सोचने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे और आप में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इनको ध्यान से देखते जाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ए स्टूडेंट टुक 2 to 3 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, 2 से 3 ग्राम एक्स सब्सटेंस का लेता है इन अ ग्लास बीकर एंड पोर्ड वाटर ओवर इट, और इसमें क्या करता है वाटर डाल देता है, इसमें वाटर डाल देता है, चलिए ठीक है वाटर डाल दिए।
स्लोली। ही ऑब्जर्व बबल्स अलॉन्ग विथ हीजिंग नॉइज। जैसे ही आपको हीजिंग नॉइज मिले समझ जाइए कि आपका जो लाइम है उसी को यहाँ पर पानी में इसने डाला होगा, क्योंकि उसी कंडीशन में आपको आपके बुक में हीजिंग साउंड आपको यहाँ पे दिया गया है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना है, आपकी सिलेबस सही है तो आपको इस तरीके से कैच कर लेना है कि हीजिंग साउंड उसी केस में निकलता है। नहीं होगा तो आप मार्केट से थोड़ा सा चूना खरीद के पानी में डाल के देख लीजिए, आपको हमेशा याद भी रहेगा। ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाथ में नहीं लगना चाहिए। द बीकर बिकम क्वाइट हॉट। Identify quite hot, that means this reaction is an exothermic process that is releasing heat as well. Okay, identify the X and what type of reaction it is. ये किस प्रकार की रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और साथ में देखिए बात आ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। और साथ में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, सब्सटेंस एक्स कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको एक और नाम दिया गया आपका, जो नाम है आपका क्विक लाइम भी इसका एक नाम है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये OH का होल्ड वाइज बनेगा। ठीक है, इसको स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल्स। आप सॉल्यूशन पर मत जाइए, पहले आप इसको समझिए कि एक्स है जो आयरन आर्टिकल्स को कोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, आप चलिए उस पर हम देखेंगे, बाकी आगे का क्लू देख लेते हैं। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स इज एडेड टू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन मेटल वाई। रेडिश ब्राउन मेटल वाई, ठीक है, रेडिश ब्राउन मेटल वाई। तो रेडिश ब्राउन मेटल वाई जनरली कौन जो जानते हैं आप, वो कॉपर जो होता है, कॉपर आपने देखा होगा, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन मेटल होता है वाई। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड आल्सो द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस प्रकार का रिएक्शन है। सब्सटेंस एक्स, एक्स इज अ सब्सटेंस यूज फॉर कोटिंग आयरन पार्टिकल्स, is used for coating iron particles, is added to a blue solution. Blue solution mean यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसने x गलत लिखा है, x को इसने आयरन लिखा है, तो ये आयरन इसने गलत लिखा है। ठीक है, कोटिंग आयरन पर, आयरन पार्टिकल को कोट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन पार्टिकल को कोट करने के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन कौन होता है, CuSO4 होता है, CuSO4। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ZnSO4 बनेगा और साथ में कॉपर यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो ब्लू सॉल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन मेटल वाई एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज, यहाँ पे इसका ये होता है कलरलेस। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉपर मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स का जो आंसर होगा जिंक, ये सही आंसर है। और वाई क्या होगा, कॉपर। और किस प्रकार की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट बर्नट अ मेटल ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन। अब रिबन वाला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का आपको अच्छे से आना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ठीक है, जो कि रिबन के फॉर्म में मिलता है। तो कौन है सब्सटेंस मेटल ए तो मैग्नीशियम हो गया, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन करते हैं फिलहाल अभी हम कि ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन, द रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग फ्लेम वाला तो मैग्नीशियम का है, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इज फॉर्म व्हेन इट इज बेसिक इन नेचर, यानी जो मेटल का ऑक्साइड है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसने ये भी बता दिया कि जो भी ऑक्साइड था वो मेटल का ऑक्साइड था। आइडेंटिफाई ए एंड बी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको ये जो रिएक्शन दिया गया है, मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे Mg इज रिएक्टिंग विथ O2 एंड इट इज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम। ए हो गया आपका व्हाइट पाउडर, जो कि मेटल का ऑक्साइड है। ये किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और ये मेटल है आपका मैग्नीशियम, और ये है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू हो गई, मैग्नीशियम यहाँ पर हो गया, एक्स नहीं है एक्चुअली, दिस इज ए। और यहाँ पे बी की बात करें तो बी हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों मैग्नीशियम रिबन को हमको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को बर्न हम इसलिए उसको क्लीन इसलिए करते हैं, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि इसको पूरा कवर कर लेता है, और उसकी वजह से
इसको प्रॉपर बर्निंग में इसमें समस्या आती है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जिससे बर्निंग ठीक से नहीं होती। अगर हम इसको क्लीन कर लेते हैं तो प्योर मैग्नीशियम हो जाता है और ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है और साथ में आपको इनका सिंबल लिखना है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे सीधे आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे BaCl2 रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे Na2SO4 के साथ और फॉर्म कर रहा है BaSO4 साथ में 2NaCl, तो यहाँ पर ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, और आई थिंक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से आती होगी, और यहाँ पे जो ये नेक्स्ट रिएक्शन है ये भी आपका यहाँ पे बैलेंस्ड है। अगला क्वेश्चन है आपका ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, X वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X इन एबव विद द वाटर। तो वाइट वॉशिंग के लिए कौन यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम आपका यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्विक लाइम का CaO होता है। जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम वो फॉर्म करता है और साथ में हीट रिलीज करता है। और अब आपको जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फटाफट रिवीजन आप हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सा सही है? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे लेड रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया था, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ पे बात ही मतलब अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये कहना सही नहीं है। हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये तब सही होगा। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ये गलत होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम आ जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर सेम ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ऑक्सीडाइज। हमने नीचे इसलिए देखा कि इसने ऑप्शन कैसे दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको करेंगे हम ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज, तो अब इस कंडीशन में ए और बी सही हो जाएंगे। ठीक है, तब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसने ऑप्शंस थोड़े से गलत कर दिए थे तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है फटाफट करने के चक्कर में। यहाँ पे नेक्स्ट है इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है वो कौन सी रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कॉपर रिएक्ट कर रहा है, कॉपर डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा सिल्वर को, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें से आता होगा, आप रिएक्शन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में या भी जो भी सोल्यूशन होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और AgNO3 प्लस NaCl का सोल्यूशन AgCl फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये रिएक्शन आपकी बुक में दी है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। तो बिकम ब्लैक इन कलर एंड नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर फॉर्म। सो तो ये वाला भी रिएक्शन आपके बुक में दिया गया है। और एक कॉपर सल्फेट यहाँ पे अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फाइड। द ब्राउन सब्सटेंस एलिमेंट X इज कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड विच इज ब्लैक इन कलर। तो हम जब इसको रिएक्ट करते हैं यहाँ पे हम ब्राउन कलर एलिमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसने CuS लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे Cu को हम यहाँ पे बर्न करेंगे तो ये आपका जो कॉपर होता है वो ब्लैक कलर का फॉर्म कर लेता है, यानी यहाँ पे 2CuO यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कॉपर सल्फाइड भी होता तो भी आपका यहाँ पे SO2 गैस साथ में अलग से निकल जाता, बट यहाँ पे जब हमने देखा एलिमेंट लिखा हुआ है तो एलिमेंट लिखा है तो यहाँ पे यस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कंपाउंड होता तो फिर हम बाद में इसको रीचेक कर सकते थे। वाई डू वी अप्लाई पेंट और ऑन आयरन आर्टिकल? बिकॉज वी वांट टू keep it safe, we want to prevent it from rusting, that's why we apply paint on it. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? Because nitrogen is very least reactive, it is very close to noble gas configuration, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना किसी के लिए भी तो न्यूट्रल गैस का काम करते हो। साथ में जो भी
फूड है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम, नाइट्रोजन खुद रिएक्ट नहीं करती और उस तक ऑक्सीजन को पहुंचने भी नहीं देती है, ठीक है। और जो 3 मार्क्स और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और उसका हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, हम दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके प्री बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें भी आपका अच्छा नंबर है, जिसके बेसिस पे आपके बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के भी जो मार्क्स होते हैं टीचर्स देते हैं, और प्रैक्टिकल वगैरह में भी जो आपके स्कोर होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, तो भी आपका अच्छा होगा अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया है तो, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, साथ में आप हमारा एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल दोस्तों से नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।